कहानी की शुरुआत एक बर्फ से ढके हुए सुनसान इलाके से होती है जहां हर तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी है। ठंड इतनी ज्यादा कि इंसान का बच पाना मुश्किल हो जाए। इसी जगह पर एक लड़की नंगे पैर बर्फ में भागती हुई दिखाई देती है। वो बहुत डरी हुई होती है, सांस फूल रही होती है और कुछ ही देर बाद वह गिर जाती है। धीरे धीरे उसकी सांस बंद हो जाती है और यहीं उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह हम कोरी लैम्बर्ट को देखते हैं, एक ऐसा आदमी जो इस बर्फीले दुनिया का हिस्सा बन चुका है। वह एक शिकारी है और अपने काम में बिल्कुल सटीक है। वह एक भेड़िए को मारता है जो भेड़ों के पास घूम रहा होता है और फिर बिना किसी भाव के आगे बढ़ जाता है। घर पहुंचकर वह अपने बेटे केसी से मिलता है। बच्चा पहले से तैयार बैठा होता है, जैसे उसे पता हो कि आज फिर कहीं जाना है। कोरी उसे नाना नानी के घर छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि उसे एक और काम के लिए निकलना है, किसी जानवर का पता लगाने के लिए जिसने एक मवेशी को मार दिया है। कुछ ही देर बाद कोरी को काम मिल जाता है। वह एक बूढ़े आदमी के साथ उस जगह पहुंचता है जहां उसका जानवर मारा गया था। बर्फ में पड़े निशानों को देखकर ही कोरी समझ जाता है कि यह कोई साधारण शिकार नहीं है। वह बताता है कि यह एक नहीं बल्कि कई शेरों का काम है। एक माँ अपने बच्चों को शिकार करना सिखा रही है। कोरी उन निशानों का पीछा करते हुए बर्फ पर खून की पतली लाइन उसे आगे खींचती जाती है और फिर अचानक वह रुक जाता है। उसके सामने एक लड़की का शरीर पड़ा होता है, नंगे पैर, ठंड से जमी हुई और बिल्कुल अकेले। यह कोई जानवर का शिकार नहीं था। कोरी तुरंत समझ जाता है कि मामला गंभीर है। वह मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन उसे पता है कि इस जगह में समय सबसे बड़ा दुश्मन है। थोड़ी सी देर और सारे सबूत बर्फ में दब सकते हैं। पुलिस पहुंचती है, लेकिन वे इंतजार करना चाहते हैं FBI का। कोरी इस बात से परेशान होता है क्योंकि वह जानता है कि हर मिनट कीमती है। तभी एक गाड़ी आती है और उसमें से उतरती है जेन बैनर। जेन एक FBI एजेंट है, लेकिन साफ दिखता है कि वह इस जगह के लिए तैयार नहीं है। ना उसके कपड़े सही हैं, ना उसे इस इलाके की समझ है। उसे देखकर लगता है कि उसे यहाँ की असली कठिनाई का अंदाजा नहीं है। जब वह क्राइम सीन पर पहुंचती है तो मौसम अचानक शांत हो जाता है, जैसे तूफान से पहले ही खामोशी हो। कोरी उसे बताता है कि यह लड़की नताली है, लेकिन अभी तक कोई इसे कंफर्म नहीं करता। जेन जब शव को ध्यान से देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि मामला साधारण नहीं है। वह तुरंत फॉरेंसिक जांच का आदेश देती है। कोरी अपने अनुभव से बताता है कि लड़की बहुत दूर तक भागी होगी, फिर उसका शरीर जवाब दे गया और ठंड हवा ने उसके फेफड़ों को खत्म कर दिया। लेकिन यह सिर्फ आधी सच्चाई है। जेन समझ जाती है कि कोरी इस जमीन को, इस मौसम को और यहाँ के खतरों को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वह उसे इस केस में शामिल कर लेती है। रात में जब कोरी अकेले बैठा होता है तो उसका बेटा उससे एक सवाल पूछता है, क्या वह वही सब फिर से हो रहा है? कोरी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब होती है। अगले दिन सच और भी कड़वा निकलता है। नताली के साथ हिंसा हुई थी, लेकिन उसकी मौत ठंड से हुई है यही मानी जाती है, यानी कागजों में यह हत्या नहीं है। यही बात जेन को अंदर से हिला देती है। जब वह नताली के परिवार से मिलती है तो एक टूटा हुआ पिता और बिखरी हुई माँ सामने होती है। कोरी जब नताली के पिता से बात करता है तो उसकी बातों में सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि खुद का भी दर्द झलकता है। वह बताता है कि जब उसकी बेटी एमिली की मौत हुई थी तब वो अंदर से पूरी तरह टूट गया था। उस वक्त एक ग्रीक सेमिनार में गया था जहां उसे एक ऐसी बात समझ आई जो उसकी सोच बदल गई। वहां उसे बताया गया कि इंसान कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता, लेकिन वह यह चुन सकता है कि वह अपने दर्द को याद रखे या उस प्यार को जो उसने कभी महसूस किया था। कोरी यही बात नताली के पिता से भी कहता है कि दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन अगर वो अपनी बेटी के प्यार को थामे रखेगा तो शायद जीना थोड़ा आसान हो जाएगा। इस बातचीत के बाद पता चलता है कि नताली का एक भाई भी है, लेकिन वह गलत संगत में पड़ चुका है और लिटिल फेदर बॉयज नामक गैंग के साथ रहता है। अब जांच उसी दिशा में बढ़ती है। कोरी, जेन और पुलिस चीफ बेन उस गैंग के इलाके में पहुंचते हैं। बाहर से ही तेज म्यूजिक सुनाई दे रहा होता है। माहौल बिल्कुल असुरक्षित लगता है। बेन बताता है कि यहाँ रहने वाले लड़के सीधे नहीं हैं, हर एक लड़के खतरनाक हैं। जेन और बेन सामने दरवाजा खटखटाते हैं, जबकि कोरी पीछे से घुसने की तैयारी करता है। दरवाजा सैम खोलता है, जो नशे में होता है और ठीक से बात भी नहीं कर पाता। पहले तो वह सामान्य बात करता है, लेकिन अचानक वह उन पर पेपर स्प्रे फेंक देता है। जेन और बेन कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह अंधे जैसे हो जाते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर कोरी पीछे से आता है और एक लड़के को फावड़े से गिरा देता है। अंदर माहौल पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। जेन किसी तरह खुद को संभाल कर अंदर जाती है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जल रही होती है।
तभी सैम उस पर गोली चला देता है। जेन भी बिना रुके जवाब देती है और लगातार फायर करके उसे गिरा देती है। हालांकि सैम वहीं मर जाता है, लेकिन बाहर बाकी लड़के फ्रैंक और चीफ को पकड़ लिया जाता है। जब चीफ को पता चलता है कि उसकी बहन नताली मर चुकी है तो वह पूरी तरह टूट जाता है। रोते रोते वह बताता है कि नताली का बॉयफ्रेंड कौन था। अब एक नई कड़ी मिलती है। जेन चाहती है कि चीप उन्हें सीधे उस लड़के के पास ले जाए, लेकिन कोरी मना कर देता है। वह बर्फ में बने नए निशान दिखाता है और कहता है कि असली जवाब कहीं और है। वह दूर पहाड़ियों की तरफ इशारा करता है, वही जहां नताली की लाश मिली थी। वह समझाता है कि ये निशान ऊपर तो गए हैं लेकिन वापस नहीं आए, यानी वहाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सब लोग पैदल उस दिशा में जाते हैं और ज्यादा दूर नहीं उन्हें एक और लाश मिलती है, आधी बर्फ में दबी हुई। यह साफ हो जाता है कि मामला और गहरा है। रात तक पुलिस उस जगह को घेर लेती है। बेन कहता है कि वह ड्रिल साइट की फुटेज निकलवाएगा क्योंकि अब शक वही जा रहा है। इसी बीच कोरी चुपचाप चीप से अकेले में बात करता है। पहले चीप अपनी हालात के लिए शहर और हालात को दोष देता है, लेकिन जब कोरी उसे सख्ती से सच दिखाता है तो वह टूट जाता है। वह बताता है कि नताली का बॉयफ्रेंड मैट था जो ड्रिल साइट पर सिक्योरिटी गार्ड था, और अगर कोई सच जानता था तो वह सैम था जो अब मर चुका है। यह सुनकर मामला और उलझ जाता है। उधर जांच से यह भी पता चलता है कि दूसरी लाश उसी मैट की थी। जेन यह खबर कोरी को देने उसके घर जाती है। वहाँ वह पहली बार कोरी की निजी जिंदगी को करीब से देखती है। दीवारें पर लगी तस्वीरें और उनमें उसकी बेटी एमिली। जब जेन पूछती है तो कोरी अपने अतीत का दरवाजा खोलता है। वह बताता है कि एक रात वो अपनी पत्नी के साथ बाहर गया था और बच्चों को घर पर छोड़ दिया था। उसी रात एक पार्टी हुई थी और अगली सुबह खबर मिली कि उसकी बेटी गायब है। बाद में उसकी लाश घर से थोड़ी दूर पर मिली, लेकिन जानवरों ने उसे इतना नुकसान पहुंचाया था कि सच्चाई कभी सामने नहीं आ सकी। यह बताते हुए कोरी की आवाज भारी हो जाती है। जेन भी समझ जाती है कि यह केस उसके लिए सिर्फ एक केस नहीं है। अगली सुबह जांच आगे बढ़ती है। जेन और बेन टीम के साथ ड्रिल साइट जाते हैं, जबकि कोरी फिर से बर्फ में बने निशानों का पीछा करता है। सब कुछ धीरे धीरे उस जगह की तरफ इशारा कर रहा होता है। ड्रिल साइट पर गार्ड्स बताते हैं कि वे मैट के गायब होने की रिपोर्ट करने वाले थे, लेकिन उनकी बातें साफ नहीं लगती। उनके चेहरे पर घबराहट दिखाई देती है। तभी एक गार्ड गलती से ऐसी बात बोल देता है जिससे शक और गहरा हो जाता है कि नताली ने मैट की मिसिंग रिपोर्ट कैसे की, अगर वह पहले ही मर चुकी थी। बस यही से माहौल अचानक बदल जाता है। पुलिस उसे घेर लेती है और वह गार्ड बंदूक निकाल लेता है। एक पल में स्थिति कंट्रोल से बाहर होने लगती है। जेन तुरंत खुद को FBI बताकर सबको शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। इसी दौरान दूर से कोरी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, और जब वह रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है तो कोई जवाब नहीं आता। कोरी को अंदाजा हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो अपनी राइफल उठाकर तेजी से ट्रेलर की तरफ बढ़ता है। उधर जेन को पता चलता है कि एक गार्ड अभी भी अंदर है, पीट, जो बाहर नहीं आया। जैसे ही जेन दरवाजे के पास पहुंचती है, कहानी हमें पीछे ले जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उस रात असल में क्या हुआ था। नताली बिना बताए मैट के पास पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, जैसे इस ठंड दुनिया में उन्हें एक छोटा सा सुकून मिल गया हो। वे भविष्य की बातें करते हुए नई जगह, नई शुरुआत जैसे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। बाहर से शोर आता है, बाकी गार्ड्स लौट आते हैं। माहौल तुरंत बदल जाता है। नशे में धुत पीट नताली को देख लेता है और बदतमीजी करने लगता है। मैट उसे रोकता है, लेकिन बात यही नहीं रुकती। कुछ ही पलों में सब कुछ बेकाबू हो जाता है। गंदी बातें, गुस्सा, धक्का मुक्की और फिर हिंसा। मैट अकेला पड़ जाता है, बाकी सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। नताली उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी धकेल दिया जाता है और मैट गिर जाता है। इसके बाद जो होता है वो बहुत ही क्रूर है। नताली खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जैसे तैसे उससे निकलकर भाग जाती है। दरवाजा से निकलते वक्त वह एक बार पीछे देखती है। मैट चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और फिर उसकी आवाजें भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और वहीं से नताली की वो आखिरी दौड़ शुरू होती है, बर्फ के बीच अकेली। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। जेन दरवाजा खटखटा रही होती है, लेकिन अंदर से कोई साफ जवाब नहीं मिलता। तभी कोरी रेडियो पर चेतावनी देता है, लेकिन इससे पहले कि जेन हट पाती, अंदर से गोली चलती है। जेन बर्फ में जा गिरती है और अचानक सब कुछ युद्ध जैसा बन जाता है। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। जेन घायल होने के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ती और एक गार्ड को मार के गिरा देती, लेकिन तभी अंदर से फायरिंग शुरू होती है और इस बार बेन बच नहीं पाता। एक गार्ड जेन की बंदूक छीन लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी दूर से एक सटीक गोली आती है और यह कोरी होता है।
वह एक एक करके सबको खत्म करता जाता है। उसकी हर गोली सोच समझ कर चलती है। आखिर में सिर्फ पीट बचता है जो मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। कोरी अंदर जाता है, जेन को संभालता है। जेन की हालत खराब है लेकिन वह अभी जिंदा है। वह कहती है कि उसे तुरंत मदद चाहिए। कोरी समझ जाता है कि अब उसे अकेले ही आगे बढ़ना होगा। जेन भी यह समझ जाती है और उसे जाने देती है। अब शुरू होता है आखिरी शिकार। पीट जान बचाकर भाग रहा होता है, डरा हुआ, थका हुआ और पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन इस बर्फीले दुनिया में कोरी से बचना आसान नहीं। कुछ ही देर बाद कोरी उसे पकड़ लेता है। जब पीट को होश आता है तो वह खुद को बांधा हुआ पाता है और सबसे डरावनी बात, उसके पैर नंगे होते हैं। कोरी बहुत शांत रहता है। वह उसे भागने का एक मौका देता है, वही मौका जो नताली को मिला था। पहले तो पीट समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही कोरी उसके पास गोली चलाता, वह जान बचाने के लिए भागने लगता है। नंगे पैर बर्फ में। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगता है। सांसें भारी हो जाती है, कदम लड़खड़ाने लगते हैं और आखिरकार वह गिर जाता है। इस बार कोरी को गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। कोरी अस्पताल में जेन से मिलने जाता है। जेन जिंदा बच जाती है, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही होती है कि नताली इतनी दूर अकेली कैसे भागी होगी। यह सवाल उसे अंदर से हिला देता है। कहानी का आखिरी हिस्सा बहुत शांत लेकिन भारी होता है। कोरी नताली के घर जाता है। घर में सन्नाटा है। उसकी माँ अपने दुख में डूबी हुई है। बाहर उसके पिता अकेले बैठे होते हैं। उनके चेहरे पर रंग लगा होता है। वह बताते हैं कि यह उनका मौत का चेहरा है। वह मान चुके होते हैं कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन तभी एक छोटी सी उम्मीद आती है। उनका बेटा वापस घर आना चाहता है। कोरी उन्हें बताता है कि जिसने यह सब किया उसका अंत हो चुका है। फिर वह उनसे कहता है कि अपने बेटे के साथ सख्ती नहीं बल्कि नरमी से पेश आए, क्योंकि वह भी दर्द में है। दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। चारों तरफ बर्फ, ठंड और एक ऐसा सन्नाटा जो सब कुछ कह देता है। और यही कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन यह एक सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं, यह दर्द, इंसाफ और खोए हुए लोगों की याद की कहानी है, जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में लंबे समय तक रहती है।